हेलो दोस्तों। तो हम वीडियो के दूसरे पार्ट में आ गए हैं। तो अपन कुछ और सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अमेज़ोन में RDS होता है, डायनामोडीबी होता है। इन सबको कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी EC2 के बारे में, S3 के बारे में, ब्लॉक स्टोरेज फाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अलग अलग टाइप की सिचुएशन है, तो किस टाइप की सिचुएशन में कौन सा डेटाबेस हमें जो है काम में आएगा वो बात करते हैं। तो दो अलग अलग टाइप के सिनेरियो है कि सारा को एक अपना ई-कॉमर्स स्टोर जो है चलाना है। तो वो चाहती है कि एक रिलेशनल डेटाबेस हो, मतलब प्रोडक्ट की एक अलग टेबल हो, स्टोर ऑर्डर्स की अलग टेबल हो, कस्टमर की अलग टेबल हो, उनके साथ रिलेशनशिप। ठीक है, वो चाहती है कि वो जब फाइनल डेटा शो करे तो वो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लगा के, जॉइंस लगा के जो है अपन को जो है फाइनल आउटपुट शो करे। और वो चाहती है कि एसिड ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन। ठीक है, तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ जो है होनी चाहिए उसमें। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज, टीम को एसक्यूएल आती है तो वो चाहती है कि भाई टीम एसक्यूएल की क्वेरीज लिखे और वो डेटा ले आ सके। ठीक है, और हमेशा प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर होगा। जैसे भी कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा तो उसका कुछ नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो हमेशा हमारे पास जो है जो चीज़ें हैं वो क्या रहेगी, प्रिडिक्टेबल फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, तो एक तो ये सिनेरियो है, तो हमें बताना है कि इस सिनेरियो में सारा को किस टाइप का डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। दूसरा एक सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर एक मोबाइल गेम की ऐप है, जहाँ पे बहुत मिलियंस ऑफ प्लेयर्स हैं, उनका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, सुपर फास्ट लुकअप चलना चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली स्केल अप होना चाहिए कि भाई मिलियंस ऑफ यूज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होगा कि प्लेयर आईडी, उसका स्कोर और टाइम स्टैम्प। ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ हम फ्लेक्सिबल है डेटा से, और समझ रहे हो काफ़ी चीज़ें। तो ये दो अलग अलग टाइप के सिनेरियोज है, तो दोनों में एक बात तो जायज़ है कि हम सेम डेटाबेस नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, क्योंकि ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होगा, रिलेशनशिप चाहिए होगी, और गेमिंग के लिए हमारे लिए क्या मैटर करता है, स्पीड और स्केल मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर AWS की जो दो सर्विसेज है जो हमें इस दुविधा से बचाएगी वो है RDS, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, और डायनामोडीबी। तो जो पहली सिनेरियो थी जहां हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करनी थी, तो उसके लिए हम कौन सी डेटाबेस सर्विस यूज़ करेंगे, RDS, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मैनेज्ड एसक्यूएल डीबीज अपन को मिल जाएगी, जैसे माई पोस्टग्रेस। ठीक है, आपको इसको ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास एक डेटाबेस एक्सपर्ट आ गया है। यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा, प्रॉपर रिलेशनशिप रहेगी, एसिड प्रॉपर्टीज़ है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है, जो भी आपको लगाना है आप RDS में कर सकते हो। दूसरी जो सर्विस है वो है हमारी डायनामोडीबी। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मैनेज्ड नो सीक्वल डेटाबेस है। इसकी मेन फंक्शनैलिटी क्या है, ये फास्ट है, ऑटोमेटिकली स्केल कर सकता है, परफेक्ट फॉर सिंपल हाई स्केल एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हम सेम डेटाबेस नहीं यूज़ कर सकते, हमें अलग अलग टाइप के डेटाबेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो RDS को देखो, RDS डेटाबेस की क्या क्या जो है खासियत होती है कि ये मैनेज्ड एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, इसका मतलब ये खुद ही बैकअप्स हैंडल करने में मदद करेगा, स्केलिंग में मदद करेगा, और अपडेट्स होंगे वो जो है खुद से ही अपने आप मैनेज कर लेगा। ठीक है, अपने पास मल्टीपल इंजन्स आ जाएंगे, भाई माई सीक्वल ले लो, ओरेकल ले लो, एसक्यूएल सर्वर्स ले लो, पोस्टग्रेस ले लो। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, रिलेशनल डेटाबेस है तो टेबल्स के बीच में रिलेशन होगा, प्राइमरी की, फॉरेन की, सारी चीज़ें होगी। एसिड प्रॉपर्टीज अपन लगा सकते हैं कि एटॉमिक कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबल, ये चारों जो एसिड प्रॉपर्टीज़ है जिसके लिए रिलेशनल डेटाबेस फेमस है, वो भी हम लगा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और जॉइंट्स भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है, तो ये यहाँ पे लगाई जा सकती है। रीड रेप्लिका, राइट रेप्लिका अपन अलग अलग बना सकते हैं कि डेटा जो है राइट एक अलग डीबी में हो रहा है और रीड करने के लिए अलग डीबीज है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल अपन बहुत सारी कॉपीज़ भी उसकी बना सकते हैं हमारे रीड रेप्लिका की। ठीक है, और ऑटोमेटिकली अपन बैकअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन केस हमारा डेटाबेस लॉस हो जाता है तो अपन बहुत फास्ट रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो AWS की RDS सर्विस है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरी ओर आ जाते हैं, वो है हमारी ये डायनामोडीबी। ठीक है, यहाँ पर नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अगेन यहाँ पे भी अपन को डेटाबेस मैनेज करने की खुद को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सर्वरलेस है। ऑटो स्केलिंग वाला फीचर है कि भाई हाई ट्रैफिक आया तो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। यहाँ पर जो है सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी, मतलब आप समझ रहे हो कि 2 5 6 लेटेंसी, मतलब इतनी मिलियंस ऑफ रोज में इतनी कम लेटेंसी मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो कि हमें जो है डायनामो डीबी एक सर्विस है जो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और
इसके ऊपर वही है कि भाई ऑन डिमांड सर्विस है, जितनी आपको ज़रूरत है रिजर्व कैपेसिटी रखनी है, जैसे भी आपको रखना है आप डायनामोडीबी में वो फीचर्स अनेबल कर सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये मैनेज एसक्यूएल डेटाबेस है और ये सुपर फास्ट नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जो है कि फीचर्स जो है मैंने अपने डिस्कस कर ही लिया है कि भाई ये मैनेज सर्विस है, तो जो भी बैकअप्स होंगे, पैचिंग वगैरह होगी, मॉनिटरिंग सारे जो है AWS खुद संभालेगा। अपने पास MySQL, पोस्टग्रेस सारे डेटाबेस अवेलेबल है, टेबल्स में रिलेशनशिप हो जाएगा, एसिड ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, मल्टीपल अवेलेबिलिटी है, मतलब हाई अवेलेबिलिटी है, ऑटोमेटेड बैकअप्स है, एनक्रिप्शन रहता है एट रेस्ट और ट्रांजिस्ट में डेटा की। सिमिलरली डायनामोडीबी के लिए हमने पढ़ लिया कि नो सीक्वल डेटाबेस है, सर्वरलेस है, ऑटो स्केलिंग रहेगी, फास्ट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमने अभी फीचर्स देखे थे ये सारे वही है। तो हमें एसक्यूएल कब यूज़ करना चाहिए? जब हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस हो, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हो, एसिड प्रॉपर्टीज़ हो, टीम को एसक्यूएल आती हो, प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर हो। तो आपके पास अगर इस टाइप का कोई भी सिनेरियो आ जाए तो अपनी टीम को आप सजेस्ट करिए कि हमें रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नहीं हमें मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड को हैंडल करना है, ठीक है, उस टाइप का जो है ये हैंडल नहीं कर सकता, ये थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल कर सकता है, बट यहाँ पर मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें जो है डायनामोडीबी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई हाई स्केल में काम करता है, स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, ऑटो स्केलिंग होती है, लो लेटेंसी होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं। और वही अगेन सेम क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? हमें कहाँ गया हमारा RDS सर्विस यूज़ करनी है। सिमिलरली जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है गेमिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे सिंगल डिजिट लेटेंसी चाहिए, तो हमें वहाँ पे डायनामोडीबी यूज़ करना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली सर्विस के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा एलेक्स है वो क्या चाहता है कि उसने एक सर्विस बनाई जो क्या करती है, फोटो रिसाइजिंग सर्विस बनाई। ठीक है, एलेक्स हैज बिल्ट अ फोटो रिसाइजिंग सर्विस। तो एवरी टाइम अ यूजर अपलोड्स अ फोटो ही नीड टू रिसाइज इट टू मल्टीपल साइजेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थंबनेल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, और प्रोसेस इट व्हेन फोटोज़ आर अपलोडेड। हमें 24/7 ये सर्विस नहीं चल रही है, हमें जब प्रोसेस होगा उसी वक्त करनी है। और वो चाहता है कि भाई मैं हर वक्त सर्वर का पैसा ना दूँ, क्योंकि मेरे पास जब फोटोज़ ही अपलोड नहीं हो रहे हैं तो वाई शुड आई पे फॉर द सर्वर। और मेरे को सर्वर मैनेजमेंट का और अपडेट का, स्केलिंग का मुझे सारे फीचर चाहिए कि भाई जब भी ये ट्रैफिक हाई हो तो ऑटो स्केल हो जाए, ऑटो। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जो पहले EC2 में पेन क्या हो रहा था कि भाई 99% ऑफ द टाइम तो आपका सर्वर फ्री बैठा था। ठीक है, सर्वर में सिक्योरिटी पैचेस अपडेट आपको खुद मैनेज करेंगे, EC2 में आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन हमें मैनुअली देखना पड़ेगा कि भाई आज ट्रैफिक ज़्यादा आ सकता है तो हमें स्केल अप करना चाहिए, स्केल डाउन करना चाहिए। ठीक है, हमारा अभी जो है हम सिर्फ कोड चलाना चाहते हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की झंझट नहीं पालनी है। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो काफ़ी डिफरेंट है कि भाई एलेक्स आता है कि भाई मैं बस कोड चला दो, कौन सी मशीन कैसे चल रही है, क्या चल रही है, मुझे उन सब माथाफोड़ी में नहीं फंसना है। ठीक है, तो उस सर्विस का सॉल्यूशन जो है वो है लेमडा। ठीक है, तो लेमडा के अंदर क्या होता है, नो सर्वर, यू राइट द कोड, AWS रन इट। ठीक है, पे पर एग्जीक्यूशन, जितनी बार आप उस सर्विस को यूज़ करोगे आप उतनी बार उसका पैसा दोगे। ऑटो स्केलिंग, चाहे आपको एक रिक्वेस्ट आ रही हो, 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रही हो, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, AWS खुद ही इसको मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो ये सर्विसेज कब कहाँ पे अपन को जो है काम आती है? जब आपको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है। लेट्स से अगर आपको फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, कुछ API शेड्यूल्ड कॉल करना है, जैसे आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है एवरी 24 आवर्स, और आप चाहते हो कि ये अलग से ही है जो रात को 2 बजे एक सर्विस अपने आप ट्रिगर हो जाए और वो सारी रिपोर्ट जनरेट हो जाए, ताकि सुबह उठ के मैं सारा डैशबोर्ड जो है चेक कर सकूँ। ठीक है, आप 24/7 नहीं चाहते हो ये सारी सर्विसेज, तो इससे आपके जो है काफ़ी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आपको हर वक्त मशीन चालू रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेमडा ने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी? सबसे पहले तो ये सर्वरलेस है, यू राइट द कोड, AWS प्रोवाइड द रन टाइम। ठीक है, इवेंट ड्रिवन के अंदर ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसका जो है अपन S3 से भी अटैच कर सकते हैं, डायनामोडीबी, क्लाउड वॉच, सिंपल नेटवर्क सर्विस, क्यू मैसेजेस, सबसे अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो स्केलिंग का फीचर ये प्रोवाइड कर रहा है अपन को, पे पर यूज़, मतलब आप जितना भी उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, जितना यूज़ कर रहे हो, जितना आपको कंप्यूट पावर लग रही है या आपने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस लिखी है, तो वो आपको उतना ही पे करना रहेगा। यहाँ पर सारे लैंग्वेजेस है मोस्टली जो सपोर्ट कर रहा है, और मैक्सिमम इन्होंने टाइम सेट कर रखा है कि जो आप जो प्रोसेस उसके अंदर लगाओगे वो 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है उनकी एक लिमिटेशन है, बट इट्स ओके, क्योंकि हम इस टाइप की सर्विसेज को जब हम 15 मिनट से ज़्यादा होगा तो हम उसको अपने EC2 में ही करेंगे, क्योंकि हमें अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए।
तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखें, अगर आप सर्वरलेस सिचुएशन चाहते हैं, जब आप इवेंट ड्रिवन चाहते हैं, जब आप ऑटो स्केलिंग चाहते हैं, जब आप पे पर यूज़ चाहते हैं, टाइम लिमिट चाहते हैं, मल्टीपल रन टाइम चाहते हैं, कॉमन ट्रिगर्स चाहते हैं, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? अमेजोन लैम्बडा यूज़ करना चाहिए। ठीक है। आप अगर आपकी सर्विस 15 मिनट से ज़्यादा ले रही है तो उस केस में आप अमेज़ोन का लैम्बडा सर्विस नहीं यूज़ करेंगे, आप EC2 में ही अपनी जो है सर्विस को डिप्लॉय करें। ठीक है। जब आपको परसिस्टेंट कनेक्शन चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि नहीं भाई कनेक्शन मेंटेन रहे, तो भी आप EC2 को यूज़ करें। आप चाहते हो कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंट्रोल करें, मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्योंकि लैम्बडा तो क्या कर रहा है, लैम्बडा अपन को ये नहीं चॉइस नहीं दे रहा कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाइए। ठीक है। अगर आपको रियल टाइम वो एप्लीकेशन बनानी है, जैसे कोई चैट एप्लीकेशन या वो बनानी है, तो आप जहाँ पर वेब सॉकेट्स है उसमें भी आप लैम्बडा सर्विस मत यूज़ करिए, आप API गेटवे वेब सॉकेट या EC2 यूज़ कर लीजिए। अगेन इन सारे केसेस में हमें लैम्बडा को यूज़ नहीं करना है। तो आप लैम्बडा को ऐसे याद कर सकते हो कि दिस इज़ अ लेजी सर्वर, और यू कैन रिमेंबर इट एज लाइक इट इज़ अ एसिंक्रोनस सर्वर। ठीक है। तो अगेन कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि अगर आपको कोई इमेज प्रोसेस करनी हो जब भी S3 में अपलोड हो जाए, और आपको सर्वर्स भी नहीं मैनेज कर रहे हो, तो आप कौन सी सर्विस यूज़ करोगे? हम AWS की लैम्बडा सर्विस यूज़ करेंगे। ठीक है। और मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्होंने कैपिंग लगा रखी है, 15 मिनट के अंदर जो आपकी सर्विस है वो यूज़ हो जानी चाहिए। अब अगली सर्विसेज के बारे में आ जाते हैं कि जो एमा है वो क्या चाहती है, वो एक मोबाइल ऐप बनाना चाह रही है। ठीक है। वो चाहती है कि उसका जो बैकएंड है, वो बैकएंड सर्विस है, उसके ऊपर जो कॉल हो वो सिक्योरली कॉल हो, मिलियंस ऑफ यूज़र को हैंडल कर पाए, रेट लिमिटिंग रहे, ताकि भाई कोई ऐसा नहीं हो कि आपके सर्वर पे अटैक कर रहा है और आपका जो मशीन है वो क्रैश कर जाए। ठीक है। ट्रांसफॉर्म, अगर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब किस फॉर्म में रिक्वेस्ट आई और कहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है। आपको जो बैकएंड से रेस्पॉन्स आई है उसको कैशिंग भी करनी है। ठीक है। आपको लेट से iOS एंड्रॉयड वेब सब के लिए आपको सेम ही यूज़ करना है। ठीक है। तो एमा को ये सारी सर्विसेज को करना था। तो अब देखो यार, एक तरीका तो ये है कि उसने बहुत सारी सर्विसेज बनाई है तो वो सबका अलग अलग ऑथेंटिकेशन बना दे, सब में अलग अलग रेट लिमिटिंग लगा दे। ठीक है। तो ये सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए AWS ने एक ऐसी सर्विस बनाई जिसको हम बोलते हैं API गेटवे। तो API गेटवे ने क्या बोला कि देर इज़ अ सिंगल एंट्री पॉइंट फॉर ऑल API रिक्वेस्ट। जितनी भी API रिक्वेस्ट होगी, लेट से आपके सिस्टम में आपने 5 माइक्रो सर्विसेज बना रही कि 6 बना रखी है। ठीक है। सबका एंट्री पॉइंट हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। अब अगर एंट्री पॉइंट एक है तो हम वहाँ पे सिक्योरिटी भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कि भाई आप उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आपने देखा होगा कि मैनेजर्स को कुछ एक्सेस होते हैं बट आपके डायरेक्टर को ज़्यादा एक्सेसेस होंगे वर्सेस एक नॉर्मल एम्प्लॉय या इंटर्न के। ठीक है। अपन वहाँ पे रेट लिमिटिंग भी लगा सकते हैं कि भाई पर हर सर्विस हर रिक्वेस्ट में हम वहाँ पे जो है उसके रेट लिमिटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें डेटा को रेस्पॉन्स या रिक्वेस्ट को कुछ ट्रांसफॉर्म करना हो तो ये हमें वो भी चीज़ प्रोवाइड करता है। और लेट से कुछ सेम टाइप की रिक्वेस्ट है, सेम टाइप का जो है क्वेरीज बार बार आ रही है, तो हम API के रेस्पॉन्स को कैश भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम वर्जनिंग भी मेंटेन करना यहाँ पे काफ़ी आसान हो जा सकता है। तो API गेटवे ने काफ़ी जो है हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी है। तो API गेटवे क्या क्या करता है? ये API मैनेजमेंट करता है। ठीक है। यहाँ पे अपन API पब्लिश कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, राउटिंग। लेट से आपके पास अलग अलग टाइप की सर्विसेज है, एक सर्विस EC2 में चल रही है, एक सर्विस लैम्बडा में चल रही है। अभी अपन ने लैम्बडा सर्विस और EC2 सर्विस देखा था। तो आप अलग अलग सर्विसेज पे भी यहाँ राउट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए आप API कीज वैलिडेट कर लिए, JWT ऑथेंटिकेशन लगा दिए, IAM रोल लगा दीजिए, रेट लिमिटिंग, कैशिंग, थ्रॉटलिंग, क्रॉड्स, API वर्जनिंग, मॉनिटरिंग, ये सारी सारी फीचर्स हैं जो हमें API गेटवे प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि तो अगर एक कोई बिल्डिंग है तो उसका ये रिसेप्शनिस्ट है, चेक करेगा कि भाई कौन, who are you authorized to enter or not, how many times you can visit a office, और किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, एंड क्या क्या जो है कॉमन चीज़ें होती है। तो इस तरीके से जो है ये सर्विस हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो API गेटवे विल बी अ वेरी यूज़फुल सर्विस फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज़ भी करती है। ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ लिया API गेटवे के बारे में। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम इसको समझ सकें कि कंपनी वांट टू क्रिएट अ REST API दैट इंटीग्रेट विद द लैम्बडा फंक्शन एंड इंक्लूड रेट लिमिटिंग ऑथेंटिकेशन, विच सर्विस शुड आई यूज़। तो उसने बोला कि देखो हमें REST API बनानी है जो कि लैम्बडा फंक्शन से लैम्बडा से फंक्शन से क्या करें, इंटीग्रेट भी हो जाए और रेट लिमिटिंग ऑथेंटिकेशन हो जाए। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये सारे फीचर्स हमको कौन प्रोवाइड करता है? API गेटवे प्रोवाइड करता है। ठीक है।
एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग द एपीआई गेटवे सर्विस। तो प्राइमरी बेनिफिट क्या है कि हमें एक लेमडा फंक्शंस, अगर कोई लेमडा फंक्शंस है हमारे पास, जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि लेट से कोई भी जैसे ईमेल भेजने का हुआ या एसिंक्रोनस कोई भी फंक्शन हुआ, तो एपीआई गेटवे हमें उस फंक्शन का लिए एक एंड पॉइंट प्रोवाइड कर देता है। तो उस एंड पॉइंट से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस एंड पॉइंट को हिट करेंगे और हम उस सर्विस को या उस फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगली सर्विस जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है AWS क्लाउड फ्रंट। और आई थिंक उसके बाद हमारे पास जो है अभी के लिए, और अमेज़ॉन प्राइवेट नेटवर्क VPC, ये सर्विस भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।